हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज सीखेंगे एक नए टॉपिक को, और इस टॉपिक से बाबू आपके 5 मार्क्स के सवाल आते हैं। इस टॉपिक से 5 मार्क्स के सवाल आते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि ये टॉपिक मिस ना हो, अच्छे से समझ पाओ, तो हर एक सेकेंड को देखते जाना, ठीक है। मैं जो भी बताऊंगा उसे एकदम केयरफुली समझना, ठीक है, और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं जो टॉपिक को, वो टॉपिक का नाम है वक्रता त्रिज्या आर और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी एफ में संबंध। क्या? एफ में संबंध, ठीक है। आप लोग जाकर के क्वेश्चन बैंक भी चेक कर सकते हो, ठीक है, प्रूफ के लिए, अगर यकीन नहीं होता तो कि इससे सवाल आते हैं कि नहीं। वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध पूछा जाता है, जो कि 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का होता है बाबू, ठीक है। तो इसे मिस करने का गलती एकदम मत करना, भूल के भी मत करना ऐसा, ठीक है। और ये जो सूत्र है ये बहुत बार पूछ लेता है दर्पण का नाम देकर के, ठीक है, कि अवतल दर्पण में इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है, उत्तल दर्पण में सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो ऐसे पूछ लेता है, तो जरा भी घबराने की बात नहीं है। हम लोग दोनों दर्पण के बारे में सीखेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण में, ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी में संबंध, ठीक है। आइए इसके बारे में एक स्टेटमेंट है, क्या है देखिए। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला से बहुत से न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होता है, ठीक है। क्या है देखिएगा, बोलता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ उसके वक्रता त्रिज्या आर के आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि एफ जो होता है वो R/2 होता है। क्या होता है? एफ जो होता है वो R/2 होता है। हम लोगों को यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख करके फिर इसे प्रूफ करना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में, ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध को स्थापित करेंगे। पहले क्या करेंगे, ध्यान लिख लेते, ठीक है। अवतल दर्पण में, ठीक है, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध, ठीक है। ये चीज वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में संबंध, ये हम लोगों को सीखना है कि कैसे होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण बनाएंगे, और उसके बीच एक छोटा सा 2-4 लाइन का स्टेटमेंट होता है, वो लिखना जरूरी है। उसे अगर नहीं लिखोगे तो आपके 1-2 मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। तो उस स्टेटमेंट को लिखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। स्टेटमेंट कुछ नहीं होता, जो जो अवतल दर्पण में होता है लाइनर, उसी को बताना होता है कि हाँ ये है, ये फलाना है, ढिमका है, सुन है, ठीक है, ये बताना होता है। तो आइए हम लोग उसे देखते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम लोगों ने यहां पे ड्रॉ कर रखा है अवतल दर्पण, ठीक है, और उसमें एक रेखा चित्र खींच रखा है।
और उससे जो रिलेटेड स्टेटमेंट थी वो मैंने यहाँ पहले ही लिख रखा है। रीजन थी, अगर लिखने जाता और रिकॉर्ड होता तो वीडियो लंबा चल जाता, आप लोग को थोड़ा लेंदी लगता है ना, तो इसलिए मैं इसे पहले ही लिख लिया हूँ। आइए मैं इसे पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। बोल रहा है, माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है। देखो एक्स वाई एक अवतल दर्पण है, ठीक है। सी दर्पण की वक्रता केंद्र है, सी क्या है, दर्पण की वक्रता केंद्र है, और एफ मुख्य फोकस, ठीक है, और पी जो है वो क्या है, धुरी, ठीक है। बोल रहा है जिससे एबी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। एबी क्या है, आपतित होती है, यानी कि आपतित प्रकाश है, ठीक है। एबी एक मैंने क्या किया, आपतित प्रकाश डाला, ठीक है, जो ठीक परावर्तन के बाद, क्या बोल रहा है, परावर्तन के बाद यह प्रकाश किरण बीएफ पर परावर्तित होती है, ठीक है। बिंदु बी पर, देखो यहां पे बिंदु एक बी है, बिंदु बी पर एक अभिलंब सीबी है, ठीक है। बिंदु बी पर क्या है, एक मैंने अभिलंब खींच रखा है डॉट डॉट करके, जिसको मैंने सी से मिला दिया, ठीक है। तो सीबी जो हो गया, क्या हो गया, एक अभिलंब हो गया। और इस सीबी अभिलंब के चलते यहाँ पे क्या होता है, दो एंगल बनता है, ठीक है, एंगल आई और एंगल आर, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन में क्या होता है, एंगल आई और एंगल आर जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी 30 डिग्री रहेगा। एंगल आई अगर 60 डिग्री है तो एंगल आर भी 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये चीज जो होती है समानता पाई जाती है। तो आइए, ये हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा स्टेटमेंट लिख रखा है। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़े से मैथ्स के, ठीक है, छोटे मोटे मैथ्स के कैलकुलेशंस की तरफ, जिसमें थोड़ा सा त्रिभुज यूज करूंगा, थोड़ा सा एंगल यूज करूंगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग कंसंट्रेशन के साथ यहाँ बने रहेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को बड़ा अच्छा से समझ में आने वाला है। आइए परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या बोलता है, पहला नियम क्या था बताओ, परावर्तन के नियम कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। आइए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है बताइए, एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो आपतन कोण कौन है, आई और आर, ठीक है। अगर इसको हम लोग अल्फाबेट से अगर डिफाइन करें लाइन से, तो ए बी सी क्या हो रहा है, एंगल ए बी सी बराबर है एंगल सी बी एफ के, एंगल सी बी एफ के, ठीक है। सी बी एफ के क्या है, ये बराबर है, ध्यान दोगे। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या माने हम लोग, इक्वेशन 1 मान लिए। अब ध्यान दो, अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैं यहां पे कुछ छेड़खानी करने वाला हूं। त्रिभुज सी बी एफ में देखो, त्रिभुज सी बी एफ में एक त्रिभुज बना, देखो इस तरह से बन रहा त्रिभुज, त्रिभुज आपके कुछ इस तरह से बनता होगा, ठीक है। इस तरह करके त्रिभुज बन रहा है, सी बी सी बी एफ एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो वही बोल रहा है। थोड़ा सा मैं इसमें एक डाल दूंगा, चल नहीं रहा सही से। क्या है, त्रिभुज सी बी एफ में अगर ध्यान दोगे आप लोग, त्रिभुज सी बी एफ में देखो, त्रिभुज सी बी एफ में ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो सी बी एफ में देखोगे तो एंगल बी जो है बाबू, देखो ध्यान दोगे, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। क्या है, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है। ध्यान दो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी,
ये क्यों बराबर है हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। देखो ये कैसे है, तो ये है एकांतर कोण से, किससे, एकांतर कोण से। अब एंगल बी कौन है, एंगल बी जैसे कि एंगल आर वाला, ये वाला जो है, ये वाला ध्यान दोगे, ये वाला जो है एंगल आर यानी कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान दोगे ये कैसे, तो एकांतर कोण से, कैसे, एकांतर कोण से। ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, वो क्या है, इक्वल है, ध्यान दोगे। अब उस वजह से होगा क्या, ये किस वजह से है, ध्यान दोगे, तो एकांतर कोण परिमेय से, किससे, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे एकांतर कोण परिमेय से, ठीक है। ये कैसे बराबर है, तो एकांतर कोण परिमेय से। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, चलेगा, चलेगा ना, है? अब देखो ध्यान से, क्योंकि बाबू ध्यान दोगे इसमें, इस परिमेय में दो कोण तथा दो भुजा जो होता है बराबर होता है। एकांतर कोण परिमेय में क्या होता है कि दो कोण और दो भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो आपस वाले बी, एंगल बी एंगल बी के सामने वाला भुजा कौन है, तो सी एफ है, कौन है, सी एफ, यानी कि ये वाला कौन है, सी एफ, ये वाला, ठीक है। और एंगल सी के सामने वाला भुजा कौन है, तो बी एफ है, कौन सा है ये वाला, ठीक है, बी एफ। क्या होता है, इस परिमेय में दो कोण और दो भुजा बराबर होते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि इस परिमेय में दो कोण और दो भुजा बराबर होते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला कि दो कोण दो भुजा बराबर। देखो यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल है। आप देखो सी एफ और जो बी एफ है वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। सी एफ और बी एफ क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर क्या होगा, एफ सी। ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बात। आइए हम लोग आगे इस तरफ आकर के सॉल्व करते हैं। ध्यान दोगे अगर हम लोग देखो बाबू यहां तक तो समझ में आ गया, समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये जो दर्पण है ये बहुत छोटा हो जाएगा, दर्पण का जो द्वारक है ये वाला जो पार्ट यहां से यहां तक ये बहुत 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 छोटा हो जाए, तब क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, चल जाएगा। दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने पर, अगर दर्पण का द्वारक जो है बाबू ये बहुत छोटा है, ठीक है, ये जो बी जो है इतना छोटा है कि ये पी के लगभग समान है। क्या है वो, पी के लगभग समान है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो बी जो है वो पी के लगभग समान, अगर लगभग यहां पे आ जाए तो देखो पी एफ बराबर बी एफ नहीं हो जाएगा क्या, पी एफ बराबर बी एफ नहीं हो जाएगा क्या, एकदम हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी एफ बराबर पी एफ। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 4 मान लेते हैं, इक्वेशन 4 मान लेते हैं। समझ में आ रहा बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इक्वेशन 3 और 4 को मिलाने के, इक्वेशन 3 और 4 से, ठीक है। तो यहां पे मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखूंगा, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से। तो देखोगे बी एफ सेम है, इसका मतलब है एफ सी बराबर पी एफ, है ना।
तो एफ सी इज इक्वल टू पी एफ। इसको इक्वेशन अगर हम लोग 5 मानते हैं, ठीक है, इक्वेशन हम लोग को मानते जाएंगे, एकदम समझ में आएगा, ठीक है। एफ सी बराबर पी एफ। अब ध्यान दो, एफ सी बराबर क्या है, पी एफ है। एफ सी बराबर क्या है, पी एफ है। अब देखो यहां से ध्यान दो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 5 में दोनों तरफ अगर पी एफ जोड़ दे तो क्या होगा, दोनों तरफ अगर पी एफ जोड़ दे तो क्या होगा। बोलो, दोनों तरफ अगर पी एफ जोड़ दे तो क्या होगा। तो देखो क्या होगा, यहां पे कुछ होगा नहीं, बस छोटा सा चेंजिंग आने वाला है, ठीक है। दोनों तरफ जोड़ने, दोनों तरफ पी एफ जोड़ने, ध्यान दोगे पी एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस पी एफ, ठीक है। अब देखो पी एफ प्लस एफ सी, यहां से देखो, यहां से ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है सी से लेकर पी तक, वो सी एफ प्लस पी एफ है क्या, है सी एफ प्लस पी एफ है। एफ सी यहां लिखा हुआ है तो इसको सी एफ या एफ सी एक ही बात है, ठीक है। पी एफ है क्या, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि पी सी इज इक्वल टू 2pf, है ना। यहां पे लिख देंगे क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ठीक है, पी सी, ठीक है, इज इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी, ठीक है। को नाम ऐसे लिख देना, समझ में आ जाएगा, उसको समझ में आ रहा बात। अब यहां पे समझ में आएगा पी सी बराबर 2pf। यहां तक तो आ गए हम लोग, लगभग पहुंचने वाले। अब देखो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये जो C से P की दूरी है, ये हमारा R होता है क्या, वक्रता त्रिज्या होता है क्या, है ना। और P से F की जो दूरी है यहां से यहां की, ये हमारा F होता है क्या, होता है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे चिन्ह परिपाटी अनुसार, चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, वक्रता, सॉरी, दर्पण के ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, है ना। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है, पी एफ बराबर एफ, ठीक है। अब यहां देखो ये पॉजिटिव में होता है हमेशा, ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे प्लस एफ, ठीक है। और सेम थिंग, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं पीसी बराबर प्लस आर, है ना। इसलिए हम लोग लिख देंगे, इसलिए, ठीक है, पीसी इज इक्वल टू 2pf, क्योंकि, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, पीसी बराबर आर इज इक्वल टू 2f। हम लोग ये चीज सिद्ध कर चुके हैं। यहां पे आप लिखिए, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, आप इतना पे ला करके प्रूफ कर सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा और एक स्टेटमेंट लिख देंगे, एफ बराबर आर बाई, ये हो गया आपका प्रूफ। समझ में आ बात है। तो बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन था, हम लोगों ने इसे प्रूफ कर दिया है। बेसिकली अवतल दर्पण में ज्यादा करके पूछता है, लेकिन उत्तल दर्पण में भी अगर कोई भी पूछेगा तो उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए पहले मैं इसे एक बार अच्छा से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर बोले कि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताएं, तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ इस तरह से डिजाइन करना। अगर बोले कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताओ, तो आप कोई भी दर्पण यूज कर सकते हैं, अवतल उत्तल जो भी है यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इजी आपको अवतल दर्पण में लगेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में थोड़ा सा टफ होगा, मैं समझाऊंगा क्यों होगा, ठीक है। इसमें बड़ा ही इजी है। आप ध्यान दो, अगर सिर्फ बोला कि दर्पण में, ठीक है, वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध बताओ, तो आप लोग अवतल का यूज करके बना लेना, बड़ा इजी होता है। क्या होता है स्टेटमेंट कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f
उसके वक्रता त्रिज्या r के आधा होती है। f जो होती है r क्या होती है, आधा है, ठीक है ना। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध, ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है, ये हम लोगों को निकालना था, ये हमारा सवाल था। तो हम लोगों ने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया, ठीक है, उसमें इस फॉर्मूला को ज्ञात करने के लिए क्या करना था, एक ठो प्रकाश लाइट देना था। तो हम लोगों ने क्या किया, समांतर अक्ष, जो ये समांतर अक्ष है, ठीक है, इसको हम लोग एक्स वाई मान सकते, ठीक है, तो P मान लिया, चलो इसको O मान लेते, ठीक है, चलो OP मान लिए। तो समांतर अक्ष के समान एक हमने प्रकाश किरण दिया, ठीक है, जिसको आपतित प्रकाश बोले। वो ठीक परिवर्तन यहाँ पे टकराने के बाद जिस बिंदु पे टकराया है उसको हम लोग नाम दे दिए B, ठीक है। टकराने के बाद वो ठीक मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। ये आप लोग किरण आरेख में सीखे हो, अगर नहीं पता है तो जाकर के पीछे देखो वीडियो, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इसके वक्रता केंद्र से एक सीधा सीधा क्या किए, एक अभिलंब खींचे। जब एक सीधा सीधा अभिलंब खींचे, ये डॉट डॉट जो करके है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच क्या हो रहा था, एक एंगल बन रहा था, है ना, एंगल आई और एंगल आर बन रहा था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ना एंगल आई और एंगल आर बन रहा था। तो हम लोग बोले कि परिवर्तन के नियम बोलता है हम लोगों को कि परिवर्तन कोण और आपतन कोण जो होता है वो आपस में बराबर होता है, यानी कि एंगल आई और एंगल आर जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब ये जो बराबर था तो इसको हम लोग क्या किए कि अल्फाबेट जो ABCD था त्रिभुज के हिसाब से हम लोग इसको क्या किए, इंडिकेट किए। एंगल ABC, देखो एंगल ABC जो है वो क्या है, I है, ठीक है, इक्वल है किसके, तो एंगल CBF के, एंगल CBF के, है ना, CBF के इक्वल है। ये हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग क्या किया कि देखे भाऊ कि देखो इस अभिलंब, ठीक है, और ये परिवर्तन कोण के बीच, और ठीक है, और इसके बीच एक क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, कुछ इस तरह का बन रहा था, ठीक है। तो हम लोग बोले कि त्रिभुज CBF अगर देखते हैं, ये जो है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये और ये जो हमने यहाँ पे डिजाइन किया है CBF में देखें तो ये जो था एकांतर कोण प्रमेय को फॉलो कर रहा था। क्या कर रहा था, एकांतर कोण प्रमेय को फॉलो कर रहा था, ठीक है। कैसे फॉलो कर रहा था, तो एकांतर कोण प्रमेय को फॉलो कर रहा था। तो हम बोले कि एकांतर कोण प्रमेय में क्या होता है कि दो एंगल और दो साइड जो होता है, ठीक है, दो कोण और दो भुजा जो होता है वो आपस में बराबर होता है। एकांतर कोण प्रमेय में क्या होता है, एंगल B एंगल C के बराबर थी, इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे लिखे कि क्योंकि इस प्रमेय में दो कोण और दो भुजा बराबर होते हैं तो इसलिए BF जो है क्या है, ये जो BF है, ये वाला जो बराबर है वो है CF के बराबर है। BF जो बराबर है वो क्या है, CF के बराबर है, यानी FC के बराबर है। हम इसको इक्वेशन 3 मान लिए। अब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि चलो मान लेते हैं बाबू दर्पण जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा दर्पण है, तो उस वजह से होता क्या है कि ये जो B जो है, ये पॉइंट, ये लगभग P के बराबर आ जाता है। क्या आता है, लगभग P के बराबर, एकदम नियर आ जाता है। तो उस वजह से होता क्या है कि P से F की दूरी जो होती है वही B से F की दूरी हो जाती है। क्या होती है, P से F की जो दूरी है, P से F की जो दूरी है वही हमारी B से F की दूरी हो जाती है। ये वाला जो पार्ट है बाबू वो क्या होता है, इतना नजदीक आ जाता है P के सामने ना, जुगते इतना नजदीक आ जाता है कि B और P लगभग समान हो जाता है, ठीक है। तो BF का जो डिस्टेंस होता है वही PF का डिस्टेंस हो जाता है। तो हम उसको चौथा इक्वेशन मान लिया। आगे क्या किए, समीकरण 3 में समीकरण 3 और 4 को जब हम देखें तो दिख रहा था कि BF इसमें भी है, BF इसमें भी है, तो BF जो है एक बार बराबर हो रहा है FC के बराबर और एक बार बराबर हो रहा है PF के बराबर। तो हम बोले कि चलो समीकरण 3 और 4 को जब हल कर रहे हैं तो FC जो इक्वल हो रहा है वो PF के बराबर हो जा रहा है, ठीक है, PF के बराबर हो जा रहा है। तो हम बोले चलो दोनों तरफ इक्वेशन 5 में, ठीक है, इक्वेशन 5 में यहां पे लिख दो, ठीक है, समीकरण 5 के दोनों तरफ PF जोड़ने पे, ठीक है, दोनों तरफ इधर भी PF जोड़ा और इधर भी PF जोड़ा, तो हुआ कि PF प्लस FC मिला और PF प्लस PF मिल गया। तो जब इसको हम सॉल्व किए तो 2PF बराबर PC हो गया। PC क्यों हुआ, देखो क्योंकि
P और C के बीच जो डिस्टेंस था वो PF और FC के बराबर था, है ना। PF और FC के बराबर था। PF और FC के बराबर क्या था? PC था। हम यहाँ पे लिखे हैं, समझाए हैं, ठीक है, कि ये जो है कुछ इस तरह से फॉलो कर रहा था। अब हम बोले देखो भाई यहां तक तो हो गया, अब आगे कैलकुलेशन नहीं होगा। अब क्या होगा, हम लोग दर्पण के लिए एक चिन्ह परिपाटी पढ़े थे, उसका नियम यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है, सिद्ध करने के लिए। तो हम लोग जब चिन्ह परिपाटी के पास जाकर के अध्ययन किए तो हम लोगों को मिला कि देखो भाई ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, तो हम लोग F से इंडिकेट करता है। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को R बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको R से इंडिकेट करते हैं। और ये सब जो है पॉजिटिव डायरेक्शंस में है। किधर है? पॉजिटिव में है यार कि नेगेटिव में हो गया? हाँ, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, ठीक है, क्या है? पॉजिटिव में है। ओ भाई गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। समझे? गलत हो रहा है। इसमें क्या होता है? नेगेटिव में होता है। मेरा मिस्टेक हो गया, ठीक है, क्या है? नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में, नेगेटिव में, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे जो था वो -2PF और -2PC था, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया? PC प्लस 2PF, ठीक है। तो PC को हम लोग R बोलते हैं और 2PF को हम लोग यानी कि 2F बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे बोले थे कि F जो होता है वो R/2 के बराबर होता है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किए तो R/2 हो गया। ये हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात? अब देखो बाबू, ये हम लोग अवतल दर्पण में तो इसका संबंध को ज्ञात कर लिए हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है, तो आप लोग पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद फिर आप लोगों को कल जो वीडियो मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी उत्तल दर्पण में संबंध, ठीक है। और फिर उसके बाद एक फॉर्मूला और आगा दर्पण सूत्र, तो वो भी हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बाबू इतना ही काफी है। इसको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने दोस्तों को समझाइए। आप लोगों के भेजा में ऐसा बैठ जाएगा कि फिर कभी ये वापस ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।